अब हर बार की तरह रीका अपना कॉन्सर्ट कर रही होती है और इस बार उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए पहले से भी ज्यादा लोग आए थे और वो लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो गाना गाए AKB48 का, जो कि शायद रेफरेंस था AKB48 का, जो कि रियलिटी में एक बैंड है। अरिसु बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पॉपुलैरिटी के मामले में ये तो मुझे भी सरपास कर देगी। सब लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं और ये देख के अरिसु को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर बस एक चीज थी जो अरिसु को खटक रही थी, वो ये कि रीका अपने खुद के गाने नहीं गा रही, वो बस दूसरों के गाने का कवर गा रही है। पता नहीं ये अपने गाने लिखना फिर से कब शुरू करेगी। पर तभी अरिसु की नजर पड़ती है एक अनजान लड़की पर, जो कि रीका को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, मानो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और उसे देखने के बाद रीका गाना गाना बंद कर देती है और वो अपना कॉन्सर्ट वहीं पर खत्म कर देती है। अब अरिसु इतना तो समझ चुका था कि रीका ने अपना कॉन्सर्ट इस लड़की की वजह से बंद करा है, तो वो उसके पीछे जाता है उससे पूछने के लिए कि आखिर वो है कौन। पर वो लड़की उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी मानो अरिसु वहाँ पर है ही नहीं। अब तो बात उसकी ईगो पे आ चुकी थी, तो वो उसका पीछा करते रहता है और तरह तरह की चीजें करता है उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और फाइनली जब वो अपने मुंह के पास बलून फोड़ने वाला था, तब वो लड़की उसे रोक देती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी, अब ऐसी हरकतें करना बंद करो। तब अरिसु बोलता है कि मैं तो बस मेक श्योर कर रहा था कि मैं मरा नहीं हूँ, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं हुआ कि किसी ने यामाबुकी अरिसु को इग्नोर करा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक भूत बन चुका हूँ जिसे कोई नहीं देख सकता। तब वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती, मैं तुम्हें इग्नोर इसीलिए कर रही थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। पर वो उसकी बात काटते हुए बोलता है कि वैसे भी मैं इसके बारे में बात करने नहीं आया, मैंने देखा कि तुम किस तरह रीका को देख रही थी, वो इतना अच्छा तो गा रही थी, तुम इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों थी उससे। तब वो बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी अच्छा क्यों ना गाए, वो गाना उसका नहीं है, कल को कोई दूसरी लड़की आके भी वो गाना गा सकती है और लोग उसे 1 मिनट में ही भूल जाएंगे। बस अच्छा गाना गाने से कुछ नहीं होता, वो इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करेगी जब वो खुद के गाने नहीं लिख सकती। हालांकि वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले वो बस खुद के ही गाने लिखा करती थी और उन्हें ही गाती थी। तब अरिसु समझ जाता है और वो बोलता है क्या तुम दोनों दोस्त हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। पर तब वो लड़की आगे बताने से मना कर देती है, वो बोलती है कि तुम कोई नहीं होते मेरे बारे में पूछने वाले, तो यहाँ से निकल जाओ। पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और अब सीन कट होता है कैरियोके की तरफ, जहाँ पर रीका गाना लिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं। वो बोलती है कि पहले गाना लिखना कितना आसान हुआ करता था, मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए था। और तभी वहाँ पर आ जाता है अरिसु। रीका बोलती है कि तुम इधर आए कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही मिलूंगी। तब वो बोलता है कि तुम्हारी पुरानी दोस्त ने बताया, उसने मुझे बताया था कि तुम अक्सर इधर आया करती हो। और वो हैरान होके बोलती है कि क्या तुम आइको को जानते हो। दरअसल यहाँ पर अरिसु ने उसे ट्रिक कर दिया। वो बोलता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता था, थैंक्स मुझे बताने के लिए, अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता तो तुम कभी नहीं बताती। और तब वो बोलता है हाँ मैं उसे नहीं जानता, पर मैंने उससे बात जरूर करी थी और वो तुम्हारा कॉन्सर्ट देख के बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है और मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के बता सकता हूँ कि उसने आगे क्या बोला होगा। आइको को ये चीज पसंद नहीं कि तुम पॉपुलर सॉन्ग का कवर गाती हो, वो चाहती है कि तुम अपने गाने लिखो पहले की तरह। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम अपने खुद के गाने क्यों नहीं गाना चाहती, तुम स्कूल में वैसे ही पॉपुलर हो, लोग तो तुम्हें वैसे ही पसंद कर ही लेंगे। तब रीका बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपने एम्बैरेसिंग चीज बताऊंगी, पर हाँ अगर तुम मेरे साथ एक कंपटीशन करो और मुझे उसमें हरा दो तो शायद मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता दूं। तो चलो करते हैं एक कैरियोके बैटल, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। अरिसु बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर सिंगर हो, पर एक यामाबुकी कभी भी पीछे नहीं हटता, तो मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। पर उसकी भी एक शर्त होती है कि वो गाना गाते समय डांस भी करेगी। दरअसल ये भी अरिसु की एक चाल ही थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने के बाद वो नर्वस हो जाएगी और जब वो नर्वस होती है उससे गाना नहीं गाया जाता और वो ये मैच जीत जाएगा। हालांकि शुरू में तो वो नर्वस होती है और उससे बिल्कुल भी गाना नहीं गाया जा रहा होता और ये बात रीका भी देख सकती थी। फिर पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है, वो अरिसु के सामने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती और फाइनली वो गाना गा देती है, वो भी डांस के साथ। शायद इसीलिए क्योंकि अरिसु के सामने वो कंफर्टेबल है। अब तो अरिसु को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में शर्त ये लगी है, अगर अरिसु जीता तो रीका उसे अपना सीक्रेट बता देगी, पर अगर रीका जीत गई तो वो अरिसु से कुछ भी करवा सकती है। हालांकि उसको इसकी परवाह नहीं है, पर वो अपना बस एक लास्ट चांस खो देगा उसका सीक्रेट जानने का, तो उसे कुछ ना कुछ करके ही जीतना होगा ही। और गाना खत्म होने के बाद रीका को मिलते हैं 95.9%। तो इसका मतलब अगर अरिसु को इसे हराना है
उसको इससे ज्यादा स्कोर करना होगा। और वो गाना गाता है अ बस वोंट टेक अस टू द मून, जो कि हग नोट्स का गाना था। और ये देख के वो हैरान हो जाती है कि आखिर इसने यही गाना क्यों चुना। और अरीसू गाना गाने लग जाता है, पर इतना अच्छा गाने के बाद भी उसे बस 75% ही मिलते हैं। वो तो मानने के लिए तैयार था ही नहीं। वो बोलता है कि ये मशीन खराब हो चुकी है, एक यामाबुकी आखिर कैसे हार सकता है। वो उससे पूछती है कि तुमने यही गाना क्यों चुना। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो आइको से पूछ रहा होता है कि तुमने ये हग नोट्स की टी शर्ट क्यों पहन रखी है। तब आइको बताती है ये मेरे पास बहुत पहले से ही पड़ी हुई थी। दरअसल रीका उस बैंड की बहुत बड़ी फैन थी और इसी सेम बैंड की फैन थी अपोलो। अपोलो कई बार बता चुकी है कि उसे हग नोट्स कितना पसंद है। अब उसे लगने लग जाता है कि पक्का रीका ही है अपोलो, क्योंकि दोनों की पसंद कितनी सेम है और आवाज तो सेम है ही। और तब रीका बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता दूंगी कि मैं अपने ओरिजिनल गाने क्यों नहीं गाती। और अरीसू हैरान था। वो बोलता है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो, मैं तो बैट हार चुका हूँ ना। तब वो बोलती है कि हमारी शर्त ये नहीं लगी थी कि कौन ज्यादा स्कोर करेगा, शर्त ये थी कि जो ज्यादा अच्छा होगा वो जीत जाएगा। और अगर गाने की बात करा जाए तो तुमने मुझसे बेटर गाना चुना है जो कि मेरा फेवरेट है, तो ये जीत तुम्हारी हुई। स्कोर्स मैटर नहीं करते, तुम्हारा सॉन्ग ज्यादा बेटर था। और अरीसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली एक यामाबुकी के नाम पे फिर से हार का धब्बा नहीं लगा, वो जीत चुका है। तब वो बोलती है कि मैं पहले अपने ओरिजिनल गाने ही गाया करती थी, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं बाकियों के सामने गाने से डरती हूँ। तब अरीसू पूछता है तो बताओ तो ऐसा हुआ क्या था। तब वो बोलती है कि कवर गाना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि लोग उस गाने को पहले से ही पसंद करते हैं, पर जब मैं अपना ओरिजिनल गाना गाती हूँ तब वो मुझे जज करने लग जाते हैं और मुझे डर रहता है क्या पता उन्हें लिरिक्स पसंद ना आए और वो मुझे सुने ही ना, क्योंकि मैं उनका फेवरेट गाना नहीं गा रही। और दरअसल उस टाइम पे कोई मेरा खास था जिसने मुझसे कहा था कि मैं कभी अच्छी सिंगर नहीं बन सकती। और मानो उस दिन के बाद से मैं इसको एक ट्रॉमा की तरह देखने लग गई। मैं जब भी अपने गाने गाती मुझे डर लगता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब अरीसू बताता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं यामाबुकी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे फोर्स करते हैं कि मैं स्पीच दूं और सबसे परफेक्ट ही रहूं। तो मुझे बचपन से ही ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया कि मैं कई लोगों के सामने बोल सकूं। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता था कि सब बस मुझे ही देख रहे हैं, पर धीरे धीरे करके ही सही मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। और तब वो रीका से बोलता है कि तुम गाना इसलिए नहीं लिख पा रही क्योंकि तुम गाना ये सोच के लिख रही हो कि लोग क्या सोचेंगे, और ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। तो क्या होगा अगर तुम अपने पुराने लिखे हुए गाने गाओ। और वो उससे बोलता है कल मुझे टॉप रूफ पे मिलना, मैं ऑडियंस लेके वहाँ पहुँच जाऊंगा और तुम्हें वो गाना गाना ही होगा। और ये अरीसू उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो उसे ऑर्डर दे रहा था। वैसे भी ये अपने आप को उन चारों का मैनेजर तो समझता ही है, और वैसे ये है भी, तो रीका उसे मना नहीं कर पाती। अब अगले दिन वो टॉप रूफ में जाने लग जाती है, पर रीका सोच रही होती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा नर्वस हूँ कि मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बता दिया कि मैं लोगों के सामने गाना क्यों नहीं गाना चाहती, पर फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं सबके सामने गाना गाऊं। मुझे लगा तुम मुझे समझ सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना राज बताया, पर अब तुम मुझे फोर्स कर रहे हो वही चीज करने के लिए जो मुझे नहीं करनी थी। मुझे लगा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे समझ सकते हो, पर शायद मैं गलत थी। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि तुम परफेक्ट हो या ना हो, तुम में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, पर मुझ जैसी लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल है। क्या सच में तुम मेरी फीलिंग्स समझ भी सकते हो या फिर नहीं? कहीं तुम उसी लड़के की तरह तो नहीं? दरअसल ये उस लड़के की बात कर रही है जिसने इसे पहले बोला था कि ये अच्छी सिंगर नहीं बन सकती। अब वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी क्योंकि अब वो पूरे स्कूल के सामने अपना ओरिजिनल गाना गाने वाली थी। पर जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलती है वो देखती है कि सामने बाकी 3 लड़कियां खड़ी होती हैं। उसकी सबसे करीबी दोस्त वो हैरान होती है कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो और बाकी लोग कहाँ हैं? अरीसू ने कहा था कि वो यहाँ पर ऑडियंस लेके आएगा। तब अरीसू बोलता है कि यही है तुम्हारी ऑडियंस। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना ज्यादा क्रूएल हूँगा? मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, और अगर मैं पूरे स्कूल को यहाँ पर लेके आ जाता तो मानो वो ऐसा होता कि मैं तुम्हें भीड़ियों के सामने फेंक रहा हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं पूरे स्कूल को यहाँ पर लेके आऊंगा। मैंने कहा था मैं तुम्हें दूंगा ऑडियंस जिनके सामने तुम अपना ओरिजिनल गाना गा सको। तो यही 3 है तुम्हारी ऑडियंस, ये तुम्हें बिल्कुल जज नहीं करेंगी। अब रीका गाना गाना शुरू कर देती है और वो देखते हैं कि ये तीनों कितने ज्यादा सपोर्टिव हैं, यहाँ तक कि वो उसके नाम का पोस्टर भी लेके आए थे। और उसका गाना सुन के तो नैने रोने तक लग जाती है। हालांकि वो गाना इतना इमोशनल था भी नहीं,
थी। वो तीनों रिका को उसका कॉन्फिडेंस वापस दिलाने में मदद कर रहे थे और फाइनली वो खुल के अपना गाना गा सकती थी अपने दोस्तों के सामने। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर वो इन चारों को लेके आता है शॉपिंग करने के लिए। वो बोलता है कि मुझे अपनी छोटी बहन के लिए जूते खरीदने हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। तब नैने भड़क जाती है कि अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन के लिए सामान खरीदना है तो तुम उसे लेके आते, हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तब वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि स्पोर्ट्स डे के बाद से हमने इतना टाइम साथ में स्पेंड नहीं करा और ये एज अ टीम अच्छी बात नहीं है, तो हम सब यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं और पैसों की चिंता मत करना, वो मैं दूंगा। और बस इतना ही सुनना इनका काफी था और चारों लड़कियां अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। हालांकि उसका मेन मोटिव तो ये था कि वो साथ में टाइम स्पेंड कर सके। पर तब शिनोबू आके बोलती है कि मुझे वैसे भी नए कपड़े चाहिए ही थे, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। और अरिसु मान जाता है। अब वो उसे तरह तरह के कपड़े पहन के दिखाती है और वो उसकी पूरी जी जान से मदद कर रहा होता है कि उस पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी और कौन सी उसे पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए। पर वो एक पैटर्न नोटिस करता है, उसने उसे जितनी भी ड्रेस दिखाई वो सारी व्हाइट थी। तो वो शिनोबू से पूछता है तुम बस व्हाइट कपड़े क्यों देख रही हो, स्टोर में तो इतने सारे कपड़े हैं। तब वो बताती है कि उसे व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसे व्हाइट कपड़े पहनना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर से यही सेम चीज बोली थी अपोलो ने। अपोलो को भी व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद था। बेचारा सोच रहा था कि रिका ही होगी अपोलो, पर अब शिनोबू ने ये कह के और कंफ्यूजन बढ़ा दी है। तो इसका मतलब अब ज्यादा चांसेस है कि शिनोबू और रिका इन दोनों में से ही कोई हो सकता है अपोलो। पर वो इससे ज्यादा सोच पाता, बीच में आ जाती है इको और वो उसे पकड़ के लेके जाती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल उसे क्रेन मशीन से एक सॉफ्ट टॉय चाहिए था जो वो बिल्कुल नहीं निकाल पा रही थी, पर अरिसु तो परफेक्ट है तो वो एक ही बारी में निकाल देता है और वो उसे पकड़ते ही टाइट से हग कर लेती है। अरिसु पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सेंट टेडी के अंदर आ जाए, क्योंकि ऐसा करने से ये टेडी अनफेमिलियर नहीं लगेगा। और अब ये भी एक बड़ी मुसीबत थी क्योंकि ठीक सेम चीज करा करती थी अपोलो। तो अब इसका मतलब बस 3 लोग हैं जो अपोलो हो सकते हैं, इको, शिनोबू और रिका। अब वो ये सोचते सोचते जा ही रहा होता है, उसे बुला लेती है नेने और वो उसके लिए लाती है ताकोयाकी, वो भी मेंताई मेयो के साथ। और अब तो उसका पूरा दिमाग खराब हो ही चुका था क्योंकि यही सेम डिश पसंद थी अपोलो को। अब ये साथ में खाने लग जाते हैं और वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि शुरू में उसे लगा था कि उसे पता चल गया कि अपोलो कौन है, पर फिर से इन चारों में ही वो खूबियां हैं जो अपोलो में हुआ करती थी। तो इसका मतलब मैं फिर से वहीं आ चुका हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। मैं फिर से कंफ्यूज हूँ कि आखिर अपोलो है तो है कौन। तब वो उससे पूछता है कि आखिर रिका है किधर, वो तो मुझे बड़े टाइम से नहीं दिखी। तब नैने रिवील करती है कि वो तो बतख देखने गई है नियर लेक में। और ये सुन के वो वहाँ से उठ जाता है। वो उससे बोलता है कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना था, वो मॉल से बाहर क्यों चली गई, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ, तुम तीनों यहीं रहना। अब वो इन चारों को पकड़ के कैरियोके लेके जाता है ताकि ये साथ में टाइम स्पेंड कर सके। तब रिका उसे थोड़ा टीज करने के लिए बोलती है कि तुम हम सबको कैरियोके फिर से लेके आ गए, लगता है तुम्हें हमारी पहली डेट को ज्यादा ही पसंद आ गई। और ये सुन के ये सब हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों डेट पे गए थे और वो तीनों ही इसको ताने देने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे लड़के हो। तब वो तीनों को समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ नहीं है, रिका बस तुम तीनों की टांग खींच रही है। अब कैरियोके में फिर से वो हग नोट्स का एक गाना चलाती है और वो बोलती है कि ये मेरा फेवरेट बैंड है, तो क्यों ना हम सब मिलके फिर से इसी के गाने गाएं। और अब वो पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है कि जापान में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें व्हाइट कलर पसंद है और ऐसे भी जो अपने टॉयज में अपनी सेंट डालना पसंद करते हैं, और ऐसे तो कई मिल जाएंगे जिन्हें ताकोयाकी पसंद है, पर किसी ऐसे बैंड को पसंद करना जो उतना पॉपुलर ना हो और वो पहले ही टूट चुका है। क्या रिका मुझे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है? मानो इनडायरेक्टली रिका खुद बताना चाहती है कि वही है अपोलो, पर क्या सच है और क्या नहीं वो बस इन चारों को ही पता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।